जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो 70th बीपीएससी है उसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था से संबंधित समाचार, ये आपकी पॉलिटी के सारी न्यूज़ है। तो जो भी बच्चे करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। सबसे पहला है नागरिकता अधिनियम की धारा 6A। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ द्वारा 4-1 बहुमत के फैसले के साथ नागरिकता अधिनियम 1995 की धारा 6(1) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। असम समझौते के बाद 1985 में नागरिकता अधिनियम में धारा 6(1) को जोड़ा गया था। तो असम का जो समझौता हुआ था उसके बाद 1985 की जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी उसमें धारा 6(1) को जोड़ा गया था। 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आए मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। ये जो आपका 6A है। 1 जनवरी 1966 और 22 मार्च 1971 के बीच में आने वाले 10 वर्ष के निकास के बाद पंजीकरण कराना और नागरिकता प्राप्त करनी थी। मतलब जो लोग बांग्लादेश भारतीय मूल के व्यक्ति जो बांग्लादेश से पहले मतलब 96 से पहले आए थे उनको नागरिकता प्रदान करना। अगर वो 96 और 71 के बीच में आ रहे हैं, 1966 और 1971 के बीच में आ रहे हैं तो उनको 10 वर्ष के निवास के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य था। 22 मार्च 1971 की कट ऑफ के बाद आने वाले अवैध प्रवासियों के लिए विकृत किया जाता है। ठीक है, तो अधिनियम आपको पता चल गया। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A क्या है। अभी आपको पता है कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश आपके कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। 11 नवंबर 2024 को भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। आपको बताना है कि इससे पहले जो 50th नंबर पे थे वो कौन थे। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। लेडीज जस्टिस की नई प्रतिमा, आपने ये भी करंट अफेयर का ये न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट की नई लेडीज जस्टिस प्रतिमा को चेंज किया गया था, कुछ दिनों पहले की बात है। ये पारंपरिक प्रतीकों में बदलाव लाया है। जो कि पहले प्रतिमा पर बंधी आंखें निष्पक्षता का प्रतीक था, वहीं अब उसे हटा दिया गया। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में एक लेडी जो तराजू लेके खड़ी रहती है, उनकी आंखों में पट्टी बंधी रहती थी, उसको अब चेंज किया गया है। उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी रहती थी वो आपका निष्पक्षता का प्रतीक था, अब उसे हटा दिया गया है। संविधान का प्रतीक, प्रतिमा के बाईं हाथ में तलवार की जगह भारतीय संविधान रखा गया है, जो ये दर्शाता है कि भारत में न्याय संविधान से उत्पन्न हुआ है। भारत में न्याय संविधान से उत्पन्न हुआ है। न्याय तराजू, प्रतिमा में दाईं हाथ में तराजू को बरकरार रखा गया है, जो संतुलित निर्णय और तर्कों को निष्पक्षता से दर्शाता है। भारतीय परिधान, पहले की पश्चिम शैली की पोशाक के बजाय नई प्रतिमा में साड़ी धारण की गई है, जो भारतीय संस्कृति पहचान को दर्शाता है। पहले आंख में पट्टी थी, वो हटा दिया गया। पहले बाईं हाथ में तलवार था, अब उसकी जगह संविधान रखी गई है। न्याय का तराजू जो है वो दाईं हाथ में वैसे ही बरकरार रखा गया है। और पहले पश्चिम शैली की पोशाक थी, अब उसकी जगह नई प्रतिमा में साड़ी धारण किया गया है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान को दर्शाता है। आगे बात करते हैं शास्त्रीय भाषाएं, कल्चरल लैंग्वेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। मराठी की बात करें तो मराठी महाराष्ट्र की है। पाली और प्राकृत आपकी बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बंगाली पश्चिम बंगाल, असमी असम। कुल क्षेत्रीय भाषाओं की अगर बात की जाए तो टोटल 11 हो गई हैं। सबसे पहले जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं थी कल्चर, ये तमिल थी 2004 में, फिर संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। और अभी 2024 में याद रखिएगा कि 2024 में आपके कितने 1 2 3 4 5 लैंग्वेज को ऐड किया गया था। टोटल आपके इधर कितने हो गए? 11 हो गए। हेमा समिति की रिपोर्ट, अब इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। हेमा समिति का गठन 2017 में मलयालम फिल्म उद्योग में यौन दुष्चार की जांच के उद्देश्य से किया गया था और इसके निष्कर्ष
2019 सरकार के पास उपलब्ध थे। 2019 से सरकार के पास उपलब्ध थे। ये न्यूज़ क्यों चली है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट मतलब सरकार ने इस रिपोर्ट का जो मतलब कहते हैं आकलन किया, उससे ये पता चला कि जो मलयालम क्षेत्र मतलब मलयालम फिल्म उद्योग है, वहाँ पर महिलाओं के साथ जो दुष्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो इसीलिए ये न्यूज़ ज़्यादा चर्चा में रही थी। 23वें विधि आयोग, ठीक है, लॉ कमीशन की बात करें, 23वां लॉ कमीशन। हाल ही में भारत सरकार ने 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 3 वर्षों के लिए 23वें लॉ कमीशन का गठन किया है। इस कमीशन के आयोग के बारे में हम थोड़ा पढ़ लें। सबसे पहला इसका परिचय। विधि आयोग एक सलाहकारी निकाय है जिसे भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत एक निश्चित अवधि के लिए स्थापित किया जाता है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने 6 नई संसदीय समिति के सदस्यों की घोषणा की है। लोक सेवा समिति नवगठित समितियों में शामिल सरकारी व्यय की जांच के लिए जिम्मेदार है। और प्रमुख अगर नियुक्ति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं। वर्ष 2024 के लिए 6 नई संसदीय समिति बनाई गई हैं। पहली लोक लेखा समिति, दूसरा सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, तीसरा प्रकलन समिति, चौथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण पर समिति, लाभ के पद पर संयुक्त समिति। ध्यान दीजिएगा, संसदीय समितियों को अपना अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 आर्टिकल 105 शक्तियों और विशेषाधिकार और अनुच्छेद 118 कार्य का विनियम से प्राप्त हुआ है। तो जो संसदीय समिति होती हैं उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 के हिसाब से काम करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये 6 समितियां थी जो मैंने आपको बता दिया अभी जो गठन हुई हैं। बाकी आपको याद रखना है कि 23वीं लॉ कमीशन का गठन किया गया है। 3 साल के लिए इसकी अवधि को गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। समान नागरिकता संहिता, समान नागरिक संहिता, ठीक है, इसको देखते हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर जनता से विचार मांगे हैं। गोवा देश का एकमात्र राज्य है जिसके पास समान नागरिक संहिता है, लेकिन गोवा जो नागरिक संहिता है वो 1867 में पुर्तगालियों के द्वारा ली गई थी। मतलब ये पुर्तगालियों ने यहाँ पर यूसीसी लागू किया था। अभी अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो न्यूनतम घटनाक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य के समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता यूसीसी का अधिनियम लागू है। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। सेवानियुक्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेष समिति 2022 में गठित ने 2 फरवरी को राज्य को अपना मसौदा सौंपा था, जिसके बाद 4 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने पारित कर दिया था। किसकी बात हो रही है? ये आपके सबसे पहला उत्तराखंड। तो ये चीज थोड़ा याद रखिएगा। आगे बात करते हैं जस्टिस क्लॉक्स। न्याय घड़ी या फिर जस्टिस क्लॉक्स के नाम से जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक साइनेज प्रणाली को उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसर में स्थापित किया गया है। तो आपको लगेगा ये है क्या? जस्टिस क्लॉक्स न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को डाटा को प्रदर्शित करेगी ताकि राज्य न्यायपालिका द्वारा किए गए कार्यों की पहुंच और दृश्यता को अधिकतम किया जा सके। मतलब ये जो भी न्यायपालिका का काम है, डाटा है, रिकॉर्ड्स है, उसको ज़्यादा तक ये प्रचार करेगी कि लोगों तक इसके बारे में जानकारी पता चल सके। आगे बात करते हैं हम डाकघर अधिनियम 2023। पोस्ट ऑफिस अधिनियम 2023 ने भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त कर दिया है। अधिनियम के बारे में प्रावधान धारा 9 के तहत
केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह अधिसूचना द्वारा किसी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा एवं अन्य कानून के उल्लंघन के मामले में किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या फिर हिरासत में लेने का अधिकार दे सके। धारा 10, डाकघर और इसके अधिकारियों को किसी भी सेवा के दौरान होने वाले किसी भी हानि, गलत वितरण, विलंबन, क्षति के लिए किसी भी प्रकार की देयता से छूट प्रदान करता है। कौन सा? धारा 10। यह अधिनियम 1898 के अधिनियम के तहत सभी दंड और अपराधों को हटा देता है, जैसे डाकघर के अधिकारियों द्वारा कदाचार, धोखाधड़ी और चोरी जैसे अपराध। तो ये सब पहले हटा दिए जाते थे। इस अधिनियम पहली बार निजी कुरियर सेवाओं को अपने दायरे में लाकर उन्हें विनिर्मित किया था। पहले किसको किया था? निजी कुरियर सेवाओं को। पोस्टल सेवाओं के महानिदेशक अब डाक विभाग के प्रमुख रूप से नियुक्ति किए जाएंगे और डीजीपीएस को सेवा शुल्क, डाक टिकटों की आपूर्ति और बिक्री जैसे मामलों को विनियमित करने का अधिकार होगा। तो डाकघर अधिनियम 2023 में ये कुछ प्रावधान है, कुछ चेंजेस किए गए हैं और याद रखिएगा जो पुराना डाकघर अधिनियम था 1898 का, उसको निरस्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दूरसंचार अधिनियम 2023। दूरसंचार अधिनियम 2023 को 26 जून 2024 से आंशिक रूप से लागू किया गया। अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं? कानूनों में संशोधन और सिद्धिकरण करना, तकनीकी प्रगति को अपनाने, लागू करने के लिए दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क से संबंधित कानूनों को अद्यतन और एकीकृत करना। मतलब इस कानून में यह संशोधन किया गया है कि तकनीकी प्रगति से जो अपनाने, मतलब जो तकनीकी प्रगति अपनाना है, टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस करने हैं दूरसंचार में, नेटवर्क में, उसे आप एकीकृत कर सकते हैं। विकास एवं संचालन, दूरसंचार सेवाओं के विकास, विस्तार और कुशल संचालन को बढ़ावा देना। नाम बदलना, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ का नाम बदलकर अब डिजिटल भारत निधि करने का प्रावधान है। तो ये याद रखिएगा कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम चेंज कर अब डिजिटल भारत निधि फंड करने का प्रावधान है, जिससे अनुसंधान और विकास, पायलट परियोजना और ग्रामीण दूरसंचार सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए इसका दायरा भी बढ़ाया गया है। मतलब अब ये विकास कार्य में पायलट प्रोजेक्ट को ध्यान देने के लिए, रूरल एरिया में सेवाओं को विकसित करने के लिए भी इस पे अब काम किया जाएगा। तो हमने आज इन सारे टॉपिक के बारे में पढ़ा। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मतलब पॉलिटिक्स में जो भी अधिनियम, जो भी राज्य व्यवस्था में चेंजेस किए गए हैं, उसके रिगार्डिंग हमने ये सारी चीज़ें आपकी देखी। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपने नए क्लास में। जय हिंद।